नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। टीएमसी के 5 विधायकों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। खबर है कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर देहरादून से दिल्ली तक सियासी हलचल अचानक तेज हो गई। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद से निपटने के लिए विधानसभा में बिल पास कर दिया गया और दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिज खान को दोषी करार दिया, जिसे 15 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर कोलकाता की सड़कों से राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाने का काम तेज कर दिया गया। आचार संहिता लागू होने के बावजूद कोलकाता की सड़कें राजनीतिक दलों के पोस्टरों से पटी हुई दिखी, जिनमें सबसे ज्यादा सत्ताधारी टीएमसी के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगी नजर आई। चुनाव आयोग की 2 टीमें कोलकाता की सड़कों पर उतरी और उन्होंने टीएमसी के झंडे और बैनर हटाने शुरू कर दिए। ये नीचे गिराई जा रही है और उसी तरह से झंडों को भी नीचे उतारा जा रहा है। जिस इलाके से चुनाव आयोग की कार्रवाई की तस्वीर सामने आई, वहाँ सड़क के किनारे टीएमसी के सैकड़ों बैनर, पोस्टर और झंडे नजर आए। उन्हें उतारकर सामान ढोने वाले एक ऑटो में रखा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें 9 होर्डिंग हैं और सैकड़ों की संख्या में झंडे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल टीएमसी के पोस्टर पर ही कार्रवाई की गई। एक इलाके में चुनाव आयोग की टीम को बीजेपी की होर्डिंग लगी नजर आई तो उसने उसे उतारने में भी देर नहीं की। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस होना चाहिए, वो हम उतारेंगे। कार्रवाई के लिए सड़कों पर उतरी चुनाव आयोग की टीम ने ये भी साफ किया कि अगर किसी ने अपने घर पर अपनी मर्जी की किसी भी पार्टी का झंडा लगाया है तो उसे नहीं उतारा जाएगा। इस बीच बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर ममता सरकार को घेरने की कोशिश की। अमित मालवीय ने अपनी ट्वीट के साथ एक एम्बुलेंस का वीडियो भी पोस्ट किया, जिस पर ममता बनर्जी की बड़ी तस्वीर लगी नजर आई। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य विभाग की कई एम्बुलेंस पर ममता बनर्जी की तस्वीरें लगाई गई हैं, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में दखल की मांग भी की। हालांकि टीएमसी ने अमित मालवीय के आरोपों को दरकिनार करते हुए उन पर तीखा हमला बोला। अमित मालवीय का कोई ट्वीट हम सीरियसली नहीं लेता है। वो बीजेपी का फेक न्यूज का इंचार्ज है। सौबात की एक बात यह कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद टीएमसी ने ही चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि पेट्रोल पंपों से पीएम मोदी के पोस्टर हटाए जाएं और इसी के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया और उसकी कार्रवाई की चपेट में टीएमसी भी आ गई। दरअसल चुनाव का ऐलान होने से पहले पश्चिम बंगाल में जहां-जहां बीजेपी नेताओं की रैली या रोड शो हुआ, वहां की सड़कों और गलियों को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के झंडे और ममता बनर्जी के पोस्टरों से पाट दिया था। जिन लोगों को अपने घर की दीवारों पर राजनीतिक पोस्टरों से दिक्कत थी, वो भी चुप रह गए क्योंकि इससे विवाद बढ़ेगा। अब चुनाव आयोग ने उन सारे पोस्टरों को हटवाना शुरू कर दिया जिन्हें लोगों की मर्जी के बिना लगाया गया था। साथ ही नगर निगम की स्ट्रीट लाइट वाले खंभों या सरकारी इमारतों पर लगाए गए बैनर, पोस्टर भी हटा दिए गए। चंडीगढ़ में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर अकाली दल ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और विधानसभा के बाहर खूब हंगामा किया। ये सियासी बवाल तब हुआ जब सदन में राज्य का बजट पेश किया जाने वाला था और इससे पहले विधानसभा के बाहर अकाली दल ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पार्टी के विधायक नारे लगाते हुए बैनर और पोस्टर के साथ विधानसभा में जाने लगे, लेकिन उन्हें बैरिकेडिंग की वजह से बाहर ही रुकना पड़ा। फिर क्या था, उन्होंने पुलिस की परवाह नहीं की और बैरिकेड हटाने की कोशिश करने लगे। ये देखते ही पुलिस वालों ने उन्हें रोका, लेकिन प्रदर्शनकारी कहां मानने वाले थे। उन्होंने आव देखा न ताव और पुलिस वालों से भिड़ गए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने बैरिकेड को धक्का दिया और आंधी की तरह विधानसभा की ओर बढ़े। लेकिन पुलिस वालों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो पूरी तैयारी से आए थे, क्योंकि जैसे ही अकाली दल के लोग आगे बढ़े, पानी की तेज धार ने उनका रास्ता रोक दिया और वो तितर-बितर होने लगे। इससे पहले अकाली दल के विधायकों ने इस मुद्दे पर विधानसभा के बाहर धरना दिया और जमीन पर बैठकर खूब नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने पहले उन्हें समझाया और जब वो नहीं माने तो धरने पर बैठे लोगों में कई को जबरदस्ती वहां से उठाया जाने लगा, जिसकी वजह से उनकी पुलिस वालों से हल्की झड़प भी हुई। 3 दिन पहले अकाली दल के सभी विधायकों को बजट सत्र के बाकी समय के लिए निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे मुख्यमंत्री के भाषण में रुकावट डाली थी। यही वजह रही कि जिस दिन सदन में बजट पेश होना था, उस दिन अकाली दल के विधायक सदन के बाहर जुटे और उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया।
हालांकि सदन के बाहर हंगामे के बीच पंजाब सरकार ने विधानसभा में जो बजट पेश किया उसमें किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया गया। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सदन में कैप्टन सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया, जिसमें घोषणा की गई कि पंजाब में 1 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कैप्टन सरकार के ऐलान के मुताबिक किसानों का 1100 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ होगा। साथ ही वो मजदूर जिनके पास खेत नहीं है उनका 526 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस बार के अपने बजट में किसानों को मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया। कैप्टन सरकार ने अपने इस बजट में किसानों के लिए कामयाब किसान खुशहाल पंजाब नाम की योजना शुरू करने का ऐलान भी किया। सौभाग्य की एक बात यह कि किसान आंदोलन के दौरान ही पंजाब में नगर निगमों के चुनाव हुए थे, जिनमें कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। उसी के बाद अकाली दल ने किसानों की कर्ज माफी का झूठा वादा करने का आरोप लगाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने की कोशिश की। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी बिजली के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रही थी। अपने मौजूदा कार्यकाल के आखिरी बजट में पंजाब सरकार ने विपक्ष के इन मुद्दों का जवाब देने की कोशिश की। बजट में किसानों का कर्ज माफ करने और उनको बिजली बिल पर सब्सिडी देने के लिए करीब 9,000 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया। साथ ही घरेलू बिजली बिल में भी सब्सिडी का ऐलान पंजाब के बजट में किया गया। बजट में महिलाओं और छात्रों को मुफ्त बस यात्रा और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान भी कर दिया गया है। महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में अखाड़ों की पेशवाई निकालने का दौर शुरू हो गया। हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई धूमधाम से निकाली गई, जिसकी शुरुआत शहर के दशेश्वर मंदिर से हुई। पेशवाई की अगुवाई अखाड़े के नागा साधुओं ने की। घोड़ों पर सवार नागा साधुओं के पीछे कुछ साधु धर्म पताका लेकर चलते रहे, जिनके पीछे अखाड़े के सबसे वरिष्ठ संत रथों में सवार होकर निकले। दिखाया जाता है कि किस अखाड़े की कितनी ताकत है, क्या शान शौकत है, और यही तस्वीरें महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में भी महाकुंभ के इस मेले में नजर आ रही है। अखाड़े में नागा साधुओं को धर्म रक्षक कहा जाता है, जिनकी लंबी टोली पेशवाई में शामिल हुई। हिंदू रक्षक कहा जाता है, धर्म रक्षक फौज नागा साधुओं को कहा जाता है, जिनकी अगुवाई में महानिर्वाणी अखाड़े का ये पेशवाई जो है वो फिलहाल चल रही है। उत्तराखंड में होने वाले कुंभ के लिए लोगों का उत्साह भी खूब देखने को मिला। पेशवाई के स्वागत के लिए जगह जगह इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में आम लोग भी साधुओं के पीछे चलते दिखे। लोगों को कुंभ में बुलाने के मकसद से उत्तराखंड के प्रादेशिक नृत्य और संगीत का भी इंतजाम किया गया। हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में पूरी दुनिया को अवगत कराना चाह रहे हैं कि आप लोग भी आइए और उत्तराखंड की संस्कृति से परिचित होइए। हरिद्वार में कुंभ का अगला स्नान 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होगा। सौभाग्य की एक बात यह कि हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर होगा। कुंभ की औपचारिक शुरुआत शाही स्नान के साथ ही मानी जाती है और उसी के लिए कुंभ नगरी में अलग अलग अखाड़ों के साधु संत और नागा साधु इकट्ठा होकर धूमधाम से नगर में प्रवेश करते हैं, जिसे पेशवाई कहा जाता है। हरिद्वार कुंभ में पिछले कई दिनों से साधु संतों की पेशवाई चल रही है। अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी अपने यहाँ सेना के एक अड्डे में हुए सिलसिलेवार धमाके से दहल उठा। इस दर्दनाक हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 600 से भी ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, क्योंकि बाटा शहर में सेना के अड्डे में हुए धमाके इतने ताकतवर थे कि कई मील दूर से ही आसमान में घने काले धुएं का गुब्बार नजर आने लगा। आसपास की बस्तियां उजड़ गई। जहां लोगों का बसेरा हुआ करता था वहां ही उनकी लाशें बिछ गई। जो थोड़े खुशकिस्मत थे वो तो बच गए, लेकिन धमाकों ने उन्हें भी लहूलुहान कर दिया। एक पल पहले जो लोग अपने आशियाने में चैन से बैठे थे, अगले ही पल उनके सिर से छत छिन गई। एक झटके में कुछ दूध मुहे बच्चे अनाथ हो गए। बताया गया कि मिलिट्री बेस में डायनामाइट के रखरखाव में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से एक के बाद एक ऐसे जोरदार धमाके हुए कि कई लोग मौत की नींद सो गए। सौभाग्य की एक बात यह है कि ये भयानक हादसा सेना की एक यूनिट की लापरवाही का नतीजा था। वहां सेना के कैंप में डायनामाइट और भारी मात्रा में विस्फोटक रखा था। वहीं पास में कुछ किसानों ने अपने खेत में पराली जलाई, जिससे निकली चिंगारी हवा के साथ विस्फोटकों से भरे गोदाम में चली गई, जिसकी वजह से धमाके शुरू हो गए। इस घटना में घायल हुए लोगों के इलाज के लिए भी वहां की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मदद मांगी है, क्योंकि यहां पर स्वास्थ्य विभाग अभी कोरोना संकट से निपटने में ही उलझा हुआ है। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार आग बबूला हो गए।
बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान नीतीश कुमार अचानक भड़क गए। विधानसभा में विपक्ष के एक सदस्य के सवाल पूछने पर नीतीश अचानक उठे और विधायक को नियम समझाने लगे। आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए। लेकिन बात करते करते नीतीश का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने एमएलसी को फटकार लगानी शुरू कर दी। हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? ये भी कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? जवाब में आरजेडी के एमएलसी सुबोध कुमार ने सदन में सीएम का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। सीएम आएंगे तो हम बहिष्कार करेंगे। सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद को कोरोना का टीका लगाया गया। उन्हें दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में कोरोना की पहली डोज दी गई। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्होंने कुछ दिनों के लिए खुद को सभी से अलग कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में महिलाओं की एक वॉकथॉन निकाली गई। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हरी झंडी दिखाई। जो वुमेन है, लड़कियां हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं समाज में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी में धमाके के वीडियो वायरल होने के बाद विशेषज्ञों की टीम वहां जांच के लिए पहुंच गई। नदी के त्रिवेणी घाट पर पिछले कई दिनों से हो रहे धमाकों में इलाके में दहशत मचा रखी है, जिसके कई वीडियो वायरल भी हुए हैं। और ऐसे ही एक वीडियो में घाट के किनारे एक के बाद एक धमाके होते नजर आए। ऐसा कैसे? दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे कि वहाँ कोई पटाखे जला रहा हो। धमाकों के साथ ही वहाँ से चिंगारियां भी उठती दिखी। ये है क्या चीज? वहीं दूसरे वीडियो में घाट में जगह जगह से धुआं उठता नजर आया। इसके बाद विशेषज्ञों की एक टीम वहां पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। टीम के अधिकारियों ने सबसे पहले घाट का मुआयना किया और नदी के पानी और मिट्टी के सैंपल भी लिए। वो इसकी वजह तो साफ नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने धमाकों के बाद भूकंप आने की अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया। हमने वो कलेक्ट कर लिए हैं, उनकी स्टडी जल्दी हो जाएगी। घाट के जिन हिस्सों में धमाके हुए वहां प्रशासन ने लोगों के नहाने पर भी रोक लगा दी। सौभाग्य की एक बात यह कि क्षिप्रा नदी को देश की सबसे पवित्र नदियों में एक माना जाता है। उज्जैन में हर 12 साल पर सिंहस्थ कुंभ भी क्षिप्रा नदी के किनारे ही होता है। वहां करीब 2 हफ्ते से नदी में धमाके होने शुरू हुए। पहले लोगों ने इसे किसी की शरारत समझा, लेकिन धमाके बंद नहीं हुए तो प्रशासन ने क्षिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट वाले हिस्से में लोगों के स्नान पर रोक लगा दी। भूगर्भ विभाग के विशेषज्ञों को इस बात की जांच के लिए बुलाया जा रहा है कि पानी में तेज रोशनी के साथ धमाकों की वजह क्या है। जानकार मानते हैं कि नदियों में ऐसे धमाके या तो सोडियम और फास्फोरस की वजह से हो सकते हैं, या फिर पानी के अंदर पेट्रोलियम गैस का भंडार हो, तब ऐसा हो सकता है। कई बार कुछ लोग नदियों में मछली पकड़ने के लिए जेलेटिन से ब्लास्ट भी करते हैं, उसमें भी ऐसा धमाका होता है। क्षिप्रा नदी में धमाके की क्या वजह है, इसके बारे में प्रशासन भी कुछ बता पाने की हालत में अभी नहीं है। खबर है कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर सियासी हलचल अचानक तेज हो गई। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उथल पुथल होने लगी है और मुख्यमंत्री बदलने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। इस बीच पता चला कि राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करने अचानक दिल्ली पहुंच गए। खबर ये कि कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली और कुछ दूसरे मुद्दों पर नाराजगी जताई, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपना पक्ष रखने पहुंचे। पता चला कि इसके पीछे उनका मकसद इस बात का भरोसा दिलाना कि ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने 2 दिन पहले 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को देहरादून भेजा था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को दी, जिसके बाद उत्तराखंड में सियासी हलचल बढ़ने की खबर आई। म्यांमार के मेंडले शहर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सुरक्षा बल के जवान एक निहत्थे प्रदर्शनकारी के खून के प्यासे दिखे। म्यांमार में बंदूक के बल पर 1 महीने से राज करने में जुटी सेना बर्बरता करने से बाज नहीं आ रही। अपना रास्ता साफ करने के लिए वो 50 से ज्यादा लोगों की जान भी ले चुकी है। लेकिन इस बार सेना की काली करतूतों की गवाही देता एक वीडियो दुनिया के सामने आ गया, जिसमें सुरक्षा बल के जवान एक अधमरे प्रदर्शनकारी को भी पीटते हुए नजर आए। एक जवान तो जमीन पर निढाल पड़े उस शख्स को बुरी तरह लाते मारता भी दिखा। सुरक्षा बल की इस हरकत को देखकर पास की बिल्डिंग में मौजूद एक आदमी का खून भी उबल गया। लेकिन सेना और पुलिस के जवानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, तब भी सुरक्षा बल का एक जवान उसे सड़क पर घसीटता नजर आया।
सौभाग्य की एक बात यह है कि म्यांमार में 1 फरवरी को सेना ने तख्ता पलट कर दिया था, जिसके विरोध में वहां लोकतंत्र समर्थक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों को म्यांमार की सेना ने पहले धमकाया और जब इससे भी विरोध प्रदर्शन बंद नहीं हुए तो पिछले हफ्ते से आंदोलन को बंदूक के दम पर कुचलने की कोशिश तेज हो गई है। म्यांमार में सैन्य शासन के विरोध में वहां के सबसे बड़े मजदूर संगठन ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर म्यांमार की सेना आंसू गैस के गोले और झटके देने वाले ग्रेनेड दाग रही है। इससे जब वहां भगदड़ मचती है तो आसपास की इमारतों में छिपे म्यांमार के सैनिक गोलियां बरसाने लगते हैं। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर छिपकर गोली इसलिए चलाई जा रही है ताकि वहां की सेना मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को नकार सके। दिल्ली पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। दिल्ली पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा। आरोप है कि ये लॉकडाउन से अब तक 150 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी कर चुके हैं। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य हरियाणा के मेवात के रहने वाले हैं और ये दिल्ली, राजस्थान और यूपी में चोरी कर फिर मेवात लौट जाते थे। पश्चिम बंगाल की पूर्व मंत्री और नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वो नंदीग्राम विधानसभा सीट से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित मिशन शक्ति कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने समाज के लिए मिसाल बनी कई महिलाओं को सम्मानित किया। हम लोगों ने निर्णय किया है कि स्वामित्व योजना का लाभ महिलाओं को दिया जाए। पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर दिया। महिला दिवस के मौके पर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी के महिला विधायकों ने प्रदर्शन किया। कुछ महिला विधायकों ने काली साड़ियों के जरिए विरोध जताया। महाराष्ट्र में महिला दिवस के दिन बीजेपी की महिला विधायक काली साड़ियां पहनकर पहुंची हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगाया। वो लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आज काला साड़ी पहनने का दिन नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। जो महिलाएं हैं महाराष्ट्र में वो सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री की रैली के जवाब में ममता बनर्जी ने कोलकाता में पदयात्रा और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने वहां के ब्रिगेड ग्राउंड में जनसभा की थी, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोलकाता में पदयात्रा की, जिसमें उनके साथ बहुत सारी महिलाएं भी शामिल हुई, जो कदम से कदम मिलाते हुए कोलकाता की सड़कों पर चलने लगी। कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला तक निकाले गए इस मार्च में महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। कई महिलाएं तो ऐसी थीं जो रसोई गैस के सिलेंडर के कटआउट लेकर पदयात्रा का हिस्सा बनी। गैस के बढ़ते कीमतों के खिलाफ भी ममता के रैली में देखिए एक जत्था महिलाओं का ये है। ममता बनर्जी ने एक तीर से 2 निशाने साधने के मकसद से केंद्र सरकार पर हमला किया और पदयात्रा के बाद हुई अपनी सभा में रसोई गैस के बढ़ते दाम का मुद्दा उठा दिया। बिना पैसा चाल, अरे 900 टका एक गैस, हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। यही नहीं, लगे हाथ ममता ने अपनी रैली और एक दिन पहले ब्रिगेड ग्राउंड में हुई पीएम की रैली की तुलना भी कर डाली। ব্রিগেডটাকে ব্রিগেড আজকে যে মানুষ মিছিলে এসেছে তাও তোমাদের মিছিলে কালকে আসেনি, খেলা হবে। हालांकि बीजेपी का दावा है कि एक दिन पहले कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में हुई पीएम की रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे और जो मैदान की क्षमता से कहीं ज्यादा थे। जिसके बाद उसने ममता के हमले का जवाब देने में भी देर नहीं की। पीएम की रैली में उमड़ी भीड़ पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने उन्हें खरी खरी सुना दी। जनता ग्रेड देती है, नेता नहीं, और जनता अपना वर्डिक्ट 2 मई को सुनाएगी। सौभाग्य की एक बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में सबसे ज्यादा चिंता और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो पीएम मोदी की लोकप्रियता से कैसे पार पाएंगी। इसलिए वो लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। एक दिन पहले जब पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में जन सैलाब के बीच मौजूद थे, तब भी ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में रसोई गैस सिलेंडर स्टेज पर रखकर रैली कर रही थी। अब कोलकाता के धर्मतल्ला में रैली करने से पहले भी उन्होंने रसोई गैस सिलेंडर के कटआउट के साथ पदयात्रा की। उन्होंने इसे महिला दिवस से भी जोड़ा। हालांकि जिस वक्त ममता बनर्जी बीजेपी को चुनौती दे रही थी, उसी दौरान टीएमसी के कई विधायकों और नेताओं ने ममता बनर्जी को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। इसमें वो सरला मुर्मू भी शामिल थी, जिन्हें 3 दिन पहले ममता बनर्जी ने टीएमसी का उम्मीदवार बनाया था। वो टीएमसी का टिकट ठुकराकर बीजेपी में शामिल हो गई। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद से निपटने के लिए कानून तैयार है।
न्यूज 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ बिल पास हो गया, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करना गंभीर अपराध होगा और ऐसा करने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। नए कानून के तहत धर्मांतरण करने और धर्म बदलकर शादी करने के लिए 1 महीने पहले डीएम के दफ्तर में दोनों पक्षों को लिखित आवेदन देना होगा। बगैर आवेदन इस तरह की शादी हुई, जो भी धर्मगुरु उस शादी को करवाएगा उसे भी 5 साल तक की सजा हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने उम्मीद जताई कि इस कानून के बनने से राज्य में महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों में कमी आएगी। हमने बहुत सख्त कानून मध्य प्रदेश में उन जिहादियों के लिए बनाया है जो लव की आड़ में बेटियों को जीवन बर्बाद करते हैं। कैरेबियाई देश हैती में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग के लिए एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ। हैरानी की बात यह कि यह प्रदर्शन सरकार के विरोधियों या विपक्षी पार्टियों ने नहीं, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों ने किया, जिन्होंने पिछले हफ्ते राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में हुई एक डॉक्टर की हत्या के खिलाफ अपना विरोध जताया। उनके अलावा इस प्रदर्शन में कई आम लोग भी शामिल हुए। उन सभी ने राष्ट्रपति से तुरंत अपना पद छोड़ देने की मांग की। अपनी मांग के लिए प्रदर्शनकारी हाथों में कई पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और शहर के एक इलाके से दूसरे इलाके तक मार्च निकाला। सौभाग्य की एक बात यह है कि हैती में अपहरण और फिरौती के लिए हत्या की घटनाएं वहां की पुलिस और सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई है। करीब 15 साल पहले तो हैती में एक साथ 60 अमेरिकी नागरिकों को भी अगवा कर लिया गया था। उसके बाद वहां अपराधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश भी हुई, लेकिन हालात नहीं सुधरे। पिछले महीने से वहां के राष्ट्रपति के इस्तीफे के लिए विपक्षी दलों ने काफी बवाल मचाया। वो मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि डॉक्टरों की हत्या पर स्वास्थ्यकर्मी अब सड़क पर उतर आए। प्रधानमंत्री ने महिलाओं की संस्थाओं से खरीदारी। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की संस्थाओं से खरीदारी की। इसमें तमिलनाडु की शॉल और बंगाल के जूट से बना फाइल फोल्डर भी शामिल है। झारखंड में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद घोड़े पर विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंची। उन्हें ये घोड़ा सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तोहफे में दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में अपना बजट पेश किया, जिसमें 400 करोड़ का फंड बाला साहेब ठाकरे स्मारक को दिया गया। इसके अलावा बजट में यह भी तय हुआ कि मुंबई में नदियों को फिर जिंदा करने के लिए 1500 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की जाएगी। हरियाणा सरकार पर दिल्ली को कम पानी मुहैया करवाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने इस मामले में हरियाणा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। यमुना नदी में जितना पानी हरियाणा को कानूनी तौर पे छोड़ना होता है, उतना पानी यमुना में हरियाणा नहीं छोड़ रहा है। बीजेपी ने राघव चड्ढा के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। पिछले 6 सालों में आपने बहुत सारी घोषणाएं की थी, क्या आपने उस दिशा में कोई एक भी कदम उठाया है? राजस्थान में विधायकों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर दी गई। हालांकि अभी उन्हीं विधायकों को ही टीका लग रहा है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। गुजरात के परिवार ने अपने बेटे धैर्य के इलाज में मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अपील की। महिसागर जिले के रहने वाले इस परिवार ने बताया कि उनके बेटे धैर्य को एक गंभीर बीमारी है और उसके इलाज के लिए अमेरिका से इंजेक्शन मंगवाना होगा। अमेरिका से मंगवाए जाने वाले इस टीके की कीमत 22 करोड़ रुपए है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र से मदद की गुहार लगाई है। तो सरकार और पूरे भारत से हमें मदद चाहिए, जल्दी से जल्दी, हमारे पास समय भी कम है। महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कॉस्मेटिक बनाने वाली एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आशंका जताई गई कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो वहां बड़ी मात्रा में केमिकल रखे होने की वजह से कंपनी के बड़े हिस्से में फैलती चली गई। दूर से ही आग की लपटें वहां से उठती दिखाई दी। आधी रात को सुलगी इस आग को बुझाने के लिए वहां दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची। फिर भी कई घंटे बीत जाने के बाद भी आग को पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका। फिलहाल जो हम कंपनी के मेन गेट पे है, आग अभी भी कंट्रोल में नहीं आई है। अंधेरे से उजाला हो गया, लेकिन इमारत से धुएं का गुब्बार लगातार उठता रहा। इस बीच वहां अफरा तफरी मची रही। सबकी कोशिश यही रही कि आग को जल्द से जल्द बुझा लिया जाए, जिस पर दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद काबू पा लिया। लेकिन दावा है कि तब तक कंपनी मालिक का काफी नुकसान हो चुका था। सौभाग्य की एक बात यह है कि कॉस्मेटिक बनाने के लिए नागपुर की इस कंपनी में मोम और अल्कोहल का स्टॉक रखा था, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की। आग की वजह से फैक्ट्री की इमारत का बड़ा हिस्सा भी ध्वस्त हो गया। राहत की बात सिर्फ ये रही कि फैक्ट्री का कोई कर्मचारी या आसपास से गुजर रहे लोग
आग की चपेट में नहीं आए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें दो पक्ष एक दूसरे पर डंडों से हमला करते दिखाई दिए। ये घटना कुछ दिनों पहले की है जिसका वीडियो अब सामने आया है। खबर है कि छेड़खानी के मुद्दे पर उनके बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट की वजह बन गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान कई महिलाएं भी लड़ाई करती नजर आईं। उन्हें लड़ता देख पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। इस मारपीट में कई लोगों को चोटें आईं। वहीं एक की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सौभाग्य की एक बात यह है कि जौनपुर का ये इलाका बिहार की सीमा से जुड़ा हुआ है और यहाँ अक्सर छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे का सिर फोड़ने पर आमादा हो जाते हैं। कानून व्यवस्था संभाल पाने में नाकामी की वजह से पिछले साल यहाँ के थानेदार पर भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन हालात नहीं सुधरे। अभी वहां मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में बताया गया कि गांव के एक परिवार ने एक युवक पर लड़की को परेशान करने का आरोप लगाया था और उसी की शिकायत युवक के परिवार से भी की गई, जिस पर दोनों परिवारों के बीच मारपीट शुरू हो गई। यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने अपने भाषण में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र राहुल गांधी ने अपने भाषण में किया और ये कहा कि जब सिंधिया उनके साथ थे तो निर्णायक भूमिका में वो रहते थे, लेकिन आज वो पिछली सीट पर बैठते हैं। राहुल ने अपने भाषण में ये तक कहा कि उन्होंने सिंधिया को ये कहा था कि अभी मेहनत करें तो आने वाले वक्त में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एक कार्यकर्ता ने इसी कार्यक्रम में राहुल से उन लोगों पर भी सवाल पूछा जो एक बार फिर पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी में वापसी करते हैं, जिस पर राहुल ने जवाब दिया कि कांग्रेस में सभी का स्वागत है, लेकिन ऐसे लोगों को निर्णायक भूमिका में आने में समय लगेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक वैन में हुए धमाके में अचानक आदमी की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। ये धमाका कैसे हुआ और इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ, लेकिन घटना के बाद सुरक्षा बल ने उस पूरी जगह को घेर लिया जिस गाड़ी में धमाका हुआ, उसके परखच्चे उड़ गए। फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सुरक्षा बल के कुछ जवान इलाके में गश्त भी करते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ बदमाश एक लड़के को उसके घर के बाहर ही पीटते दिखाई दिए। बताया गया मोबाइल फोन को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद बदमाश उस लड़की के घर के बाहर इकट्ठा हुए और जैसे ही वो बाहर निकला वो एक साथ उस पर टूट पड़े। उन्होंने उस लड़के पर लात और मुक्कों की बारिश कर दी। इस बीच उसके घर की महिलाएं उसे बचाने के लिए उन बदमाशों से भिड़ गईं, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों ने उस लड़के की खूब पिटाई की। बाद में जब मोहल्ले के कुछ लोग वहां पहुंचे तब जाकर हंगामा शांत हो सका। वहीं बदमाश भी मौका पाकर वहां से फरार हो गया। बाद में मारपीट का ये मामला पुलिस तक पहुँच गया। के खिलाफ जो तहरीर है वो तहरीर आ गई है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। सौभाग्य की एक बात यह है कि मारपीट की घटना मोबाइल फोन की लेन देन में विवाद की वजह से हुई। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने दोनों गुटों के कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। बताया गया कि मुजफ्फरनगर के इस इलाके में छोटी छोटी बात पर गिरोह बनाकर मारपीट की ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, जिससे इलाके में रहने वाले भी जो है लोग वो तंग आ चुके हैं। इसरो ऐसा उपग्रह छोड़ने वाला है जिससे सीमाओं की निगरानी में मदद मिलेगी। इसरो देश की सीमाओं की निगरानी के लिए 28 मार्च को एक सैटेलाइट छोड़ेगा। इस उपग्रह के जरिए जमीन और समंदर में अपनी सीमाओं की निगरानी में मदद मिलेगी। रेलवे ने महिला दिवस पर अपने कई स्टेशंस को गुलाबी रोशनी से सजाया। इतना ही नहीं, इस मौके पर लखनऊ समेत देश के कई शहरों के स्टेशनों का जिम्मा महिलाओं को सौंपा गया। कोलकाता में पदयात्रा खत्म करने के बाद ममता बनर्जी ने कृष्ण भगवान के नाम पर एक नारा दे दिया, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। लेकिन जवाब में बीजेपी ने तुष्टीकरण का जिक्र कर ममता बनर्जी को घेर लिया। 10 साल जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी, अब अगर उनको हरे कृष्णा याद आ रहे हैं तो ये भाजपा की और इस देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी विजय है। गुजरात से चुने गए बीजेपी सांसद दिनेश प्रजापति ने राज्यसभा में संस्कृत में शपथ ली। वो हाल ही में निर्विरोध चुने गए थे।
मुंबई के नगर निगम बीएमसी से मंजूरी मिलने के बाद रेलवे ने वहां के जगजीवन राम अस्पताल में रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका लगाने के लिए अपने पहले सेंटर की शुरुआत की। यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी। कल में ही ऑब्जर्वेशन सेंटर यहाँ पर रेलवे के द्वारा बनाया गया है। सेंटर के उद्घाटन के लिए पश्चिम रेलवे के जीएम आलोक कंसल वहां पहुंचे और केंद्र सरकार ने जो प्रक्रिया बनाई है उसके तहत कोरोना वैक्सीन लगवाई। हमारे पास में जो भी रजिस्ट्रेशन करके लोग आएंगे, चाहे वो रेलवे के हों चाहे नॉन रेलवे के हों, उनको हमने वैक्सीन देना शुरू आज से कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए अनोखी पहल की। शिवराज सिंह चौहान का कारकेड है और इसमें देखिए आप तमाम आज जो ड्राइवर हैं तो वो ड्राइवर भी महिला रखे गए हैं। इतना ही नहीं, इस खास दिन पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा भी पूरी तरह से महिला सुरक्षा कर्मियों ने संभाला। मुझे नहीं, जितनी महिलाएं हैं आज कारकेड में सभी को प्राउड फील हो रहा है। मुंबई के पास भाईंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवारों पर अचानक पेड़ का एक हिस्सा जा गिरा। ये घटना उस वक्त हुई जब वो उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे। तभी ऊपर से उसका एक हिस्सा अचानक नीचे गिरा और वो दोनों उसकी चपेट में आ गए। हादसे के वक्त उस सड़क से दूसरी कई गाड़ियां भी गुजरती दिखी। इसके बाद जो हुआ